आज के व्याख्यान में हम विनिमय साध लेख पत्रों के दूसरे भाग जिसमें विनिमय बिल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने विनिमय साध्य लेख पत्र के अंतर्गत चेक के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम दूसरा विनिमय साध्य लेख पत्र विनिमय बिल इसके बारे में पढ़ेंगे। विनिमय साध्य लेख अधिनियम 1881 के अनुसार विनिमय बिल एक लिखित लेख पत्र है जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर करके किसी व्यक्ति को शर्त रहित आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उसके वाहक को उसका भुगतान कर देगा। विनिमय बिल का लिखने वाला आहरणकर्ता जिस व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है वह आहर्ती तथा वह व्यक्ति जो भुगतान पाने का अधिकारी है अदाता कहलाता है। कभी कभी स्वयं आहरणकर्ता ही अदाता होता है। विनिमय बिलों में वे सभी विशेषताएं होनी चाहिए जो एक विनिमय साध्य लेख पत्र के अंतर्गत होती हैं। विनिमय बिलों की देय तिथि के बारे में हम अगर जानें तो जिस तिथि को विनिमय बिल में उल्लेखित राशि का भुगतान किया जाना है उस तिथि को देय तिथि अथवा परिपक्वता की तिथि कहा जाता है। और देय तिथि के आधार पर विनिमय बिल 3 प्रकार के होते हैं। दर्शनी बिल या मांग पर देय बिल, दूसरा है तिथि के पश्चात देय बिल और तीसरा है दर्शन के पश्चात किसी तिथि पर देय बिल। दर्शनी बिल वह होते हैं जिनका भुगतान मांग करने या प्रस्तुत करने पर देय हो जाता है। ऐसे बिल की परिपक्वता का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इसमें भुगतान की कोई निश्चित तिथि नहीं होती। तिथि के पश्चात देय बिल, यदि किसी बिल का भुगतान बिल के लिखे जाने की तिथि के पश्चात देय होता है तो उसे तिथि के पश्चात देय बिल कहा जाता है। देय तिथि निकालने के लिए 3 दिन अनुग्रह के जोड़ दिए जाते हैं। जैसे 1 अप्रैल 18 को अगर कोई बिल मैच्योर हो रहा है और बिल की तिथि 1 माह देय है, बिल लिखा गया है और उसकी तिथि 1 माह देय है, तो 1 मई 18 में 3 दिन अनुग्रह के जोड़ेंगे और बिल की भुगतान की तिथि 4 अप्रैल 2018 होगी। दर्शन के पश्चात देय बिल जो होते हैं उन बिलों में भुगतान बिल की स्वीकृति के पश्चात किसी भी तिथि को देय होता है। जैसे यदि कोई बिल 15 अप्रैल को स्वीकृत हो जाता है तो 1 माह के पश्चात 15 मई में 3 दिन अनुग्रह के जोड़ दिए जाते हैं और बिल की तिथि 18 मई 2018 होती है। विनिमय बिल के जो पक्षकार होते हैं उनके भी कुछ दायित्व होते हैं। विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं जैसे लेखक, देनदार, आदाता, पृष्ठांकक, धारक, इनके भी कुछ दायित्व होते हैं। जैसे लेखक जो बिल को लिखने वाला होता है वह बिल पर हस्ताक्षर करता है। बिल पर जब तक स्वीकृति नहीं मिलती तब तक लेखक ही प्रमुख ऋणी माना जाता है। स्वीकृति के पश्चात स्वीकारकर्ता प्रमुख ऋणी हो जाता है तथा बिल के भुगतान का दायित्व स्वीकारकर्ता पर माना जाता है। दूसरा देनदार जो विनिमय बिल का पक्षकार है वो वह व्यक्ति है जिस पर बिल लिखा जाता है। बिल स्वीकार करने के पश्चात यही व्यक्ति बिल का स्वीकर्ता बन जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति स्वीकृति देता है तो देनदार व स्वीकारकर्ता अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। बिल की स्वीकृति देने के पूर्व इनका कोई दायित्व नहीं होता, लेकिन एक बार स्वीकृति दे देते हैं तो उसके पश्चात वो बिल का भुगतान करने के लिए बाध्य किए जा सकते हैं। अगला है इसमें प्रापक या पेयी या अदाता जिसको कहा जाता है। अदाता वह व्यक्ति होता है जिसे विनिमय बिल में उल्लेखित राशि को प्राप्त करने का आदेश दिया गया हो। लेखक खुद भी अदाता हो सकता है या वह किसी अन्य व्यक्ति को राशि देने का आदेश दे सकता है।
अगला है पृष्ठांकक। विनिमय बिल का धारक किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उसका पृष्ठांकन कर सकता है। पृष्ठांकन करने वाले व्यक्ति को पृष्ठांकक कहा जाता है। देय तिथि से पूर्व कितनी भी बार पृष्ठांकन किया जा सकता है। अनादरण की दशा में किसी भी विनिमय बिल का अगर अनादरण होता है तो उस दशा में प्रत्येक अनुवर्ती धारक अंतिम धारक के प्रति क्षति की पूर्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और धारक वह व्यक्ति होता है जो विनिमय पत्र का अधिकारी होता है। विनिमय साध्य लेख पत्र के अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक का धारक वह व्यक्ति होता है जो अपने नाम से उसे लिखने से पहले अपने नाम से उसे रखने का तथा संबंधित पक्षकारों से राशि वसूल करने का अधिकारी होता है। तो ये विनिमय बिल के पक्षकारों और उनके दायित्वों के बारे में। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं कि यथाविधि धारक कौन होते हैं। विनिमय साध्य लेख पत्र के अंदर ये काफ़ी वर्णित किया जाता है कि विनिमय पत्र या विनिमय बिल का लेख जो धारक होता है वो यथाविधि धारक होना चाहिए। तो यथाविधि धारक से क्या आशय है और वो किन शर्तों को पूरा करता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी विनिमय बिल को प्रतिफल के बदले परिपक्वता से पूर्व तथा सद्विश्वास से प्राप्त करता है या उसका पृष्ठांकित ही हो जाता है तो उसे यथाविधि धारक कहते हैं। यथाविधि धारक को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे धारी होना या पेयी होना। वह व्यक्ति वाहक विलेख की दशा में उसका अधिकारी है और उसके आदेशानुसार देय विपत्र की दशा में उसका आदाता तथा पृष्ठांकित है। यदि विनिमय बिल को परिपक्वता की तिथि के पश्चात प्राप्त किया जाता है तो उसे यथाविधि धारक नहीं कहा जा सकता। मतलब विनिमय बिल को परिपक्वता की तिथि से पूर्व ही प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रतिफल के अभाव में विलेख का अधिकारी केवल धारक होगा, यथाविधि धारक नहीं। जैसे धारक को हस्तांतरक जैसे ही अधिकार ऐसे धारक को हस्तांतरक जैसे ही अधिकार मिलते हैं। मतलब लेखपत्र को प्रतिफल के स्वरूप प्राप्त किया जाता है तो वह यथाविधि धारक माना जाता है तथा यथाविधि धारक बनते समय विश्वास के अंतर्गत सद्भावना से सद्विश्वास से उस लेखपत्र को प्राप्त किया जाना चाहिए। यथाविधि धारक को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं अधिनियम के अंतर्गत। जैसे विनिमय साध्य विलेख के अंतर्गत यह वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को हस्ताक्षर युक्त अपूर्ण विलेख सौंपता है तथा धारक को अधिकार देता है कि वह उसे पूर्ण कर ले तो यथाविधि धारक के प्रति हस्ताक्षरकर्ता उसमें लिखी गई राशि के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यथाविधि धारक का सबसे बड़ा विशेषाधिकार है दोष मुक्त स्वामित्व। ये माना जाता है कि उसे प्रत्येक पूर्ववर्ती पक्षकार से अधिक उत्तम स्वामित्व प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती पक्षकारों का दायित्व है कि जब तक विनिमय साध्य विलेख का यथाविधि भुगतान न कर दिया जाए तब तक उसका प्रत्येक पक्षकार उस विपत्र के यथाविधि धारक के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। किसी भी विनिमय साध्य विलेख के लिए उत्तरदायी कोई पक्ष यथाविधि धारक के प्रति अपने उत्तरदायित्व से इस आधार पर मुक्त नहीं हो सकता कि वह विपत्र खो गया है या किसी अपराध या जालसाजी से किसी विधि विरुद्ध प्रतिफल के बदले उसे प्राप्त किया गया है। यथाविधि धारक के लिए जब तक ये प्रमाणित नहीं कर दिया जाए कि धारक यथाविधि धारक नहीं है तब तक अधिनियम की मान्यता अनुसार किसी भी लेखपत्र का धारक ही यथाविधि धारक माना जाता है। तो ये कुछ यथाविधि धारक के विशेष अधिकार के बारे में। अब विनिमय बिल की स्वीकृति के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जब कोई विनिमय बिल स्वीकृति के लिए किसी भी विनिमय बिल को पहले स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो जब कोई विनिमय बिल स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह व्यक्ति स्वीकृत लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर कर देता है। तो यह विनिमय बिल की स्वीकृति मानी जाती है।
और स्वीकृति देने वाले व्यक्ति को स्वीकारकर्ता कहते हैं। स्वीकृति मौखिक नहीं हो सकती। वैध स्वीकृति जो है उसमें इस प्रकार कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे स्वीकृति लिखित होनी चाहिए, स्वीकारकर्ता द्वारा स्वीकृति शब्द लिखकर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, स्वीकृति बिल पर दी जानी चाहिए, किसी भी अन्य कागज पर या किसी कागज के टुकड़े पर दी गई स्वीकृति मान्य नहीं होती है, धारक अथवा उसके प्रतिनिधि को विनिमय बिल सौंप दिया गया हो तब स्वीकृति पूर्ण मानी जाती है। स्वीकृति तिथि के बिना भी वैध मानी जाती है तथा धारक को अपने पूर्व पक्षकारों की अनुमति के बिना मर्यादित स्वीकृति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो ये इस प्रकार कुछ स्वीकृति हैं। स्वीकृति सामान्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, साधारण स्वीकृति और मर्यादित स्वीकृति। साधारण स्वीकृति शर्त रहित स्वीकृति को कहा जाता है, जिसमें देनदार स्वीकृत शब्द लिखकर हस्ताक्षर कर देता है, तो इसे वैध स्वीकृति माना जाता है। मर्यादित स्वीकृति जब स्वीकारकर्ता बिल पर अपनी कुछ शर्तें लगाकर स्वीकृति देता है तो उसे मर्यादित स्वीकृति कहते हैं। जैसे किसी भी घटना को घटित होने के बाद भुगतान करना, जैसे माल बिकने के बाद भुगतान करना, इस प्रकार की स्वीकृति जो है वो मर्यादित स्वीकृति मानी जाती है। जब किसी भी लेख पत्र की स्वीकृति पूरी राशि के लिए न होकर उस राशि के कुछ भाग के लिए होती है तो इसे आंशिक स्वीकृति माना जाता है। जैसे मान लीजिए 5,000 का कोई बिल है और उसमें से ये कहा जाए कि 1,000 के भुगतान के लिए स्वीकृति दी जाती है तो ये आंशिक स्वीकृति कहलाती है। स्थानीय स्वीकृति होती है जिसमें एक भुगतान का समय निश्चित कर दिया जाता है, भुगतान का स्थान निश्चित कर दिया जाता है, तो इसे स्थानीय स्वीकृति कहते हैं। इस निर्धारित स्थान पर ही भुगतान किया जाएगा, किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो इस प्रकार की स्वीकृति को स्थानीय स्वीकृति कहा जाता है। इसके अलावा यदि बिल में किसी समय के लिए स्वीकृति दी जाती है, किसी निश्चित समय के लिए, तो उसे सामयिक स्वीकृति कहा जाता है। तथा जब किसी भी बिल में एक से अधिक देनदार हों और उनमें से कुछ देनदारों द्वारा ही स्वीकृति दी जाती है तो इसे कुछ देनदारों द्वारा स्वीकृति कहा जाता है। मर्यादित स्वीकृति से यदि उसका धारक सहमत हो जाता है तो ऐसा बिल नियमित माना जाता है। किसी भी लेख पत्र को अस्वीकृत भी किया जा सकता है, तो अस्वीकृति की भी कुछ अवस्थाएं हैं। जब एक विलेख पर स्वीकृति नहीं दी जाती तो उसे अनादृत विलेख माना जाता है या अस्वीकृत विलेख माना जाता है। कुछ स्थितियां जिनमें किसी भी लेख पत्र को अस्वीकृत माना जाता है, उसमें जब एक विलेख का स्वीकारकर्ता अपनी स्वीकृति देने से मना कर देता है, जब स्वीकारकर्ता स्वीकृति देने के लिए सक्षम नहीं होता, जब विलेख का स्वीकर्ता मर्यादित स्वीकृति का प्रस्ताव रखता है, जब एक विलेख को स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया जाता है, तथा जब विलेख स्वीकर्ता का पता खोज के पश्चात भी नहीं मिलता, तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो अस्वीकृति की स्थितियां मानी जाती हैं। किसी भी लेख पत्र को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसके लिए अगर कोई स्थान निश्चित है तो वहाँ पर, और नहीं है तो कार्यस्थल के ऊपर उसे प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी लेख पत्र को स्वीकृति के पश्चात भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और भुगतान के अंतर्गत स्पष्ट आशय के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। सद्भावना एवं लापरवाही के बिना भुगतान होना चाहिए जब लेख पत्र को भुगतान के लिए प्रस्तुत करते हैं, और संदेह रहित परिस्थितियों में यथाविधि धारक को उसका भुगतान दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये विनिमय पत्र को लिखते समय, स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते समय और भुगतान करते समय कुछ ध्यान में सावधानियां रखी जाती हैं, जिन सावधानियों को रखने से ही लेख पत्र की स्वीकृति या उसका भुगतान मान्य माना जाता है। धन्यवाद।